टू प्रीति मैम क्लासेस। दिस इज प्रीति मैम हियर। आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर 1 का थर्ड वीडियो बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि लुईस 16 क्या बन गया था। लुईस 16 एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क यानी उसके हाथ में अब कोई पावर नहीं रह गई और उसकी पावर को डिवाइड कर दिया गया था 3 हिस्सों में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में। तो अब उसके पास कोई पावर नहीं थी, पर वो सेटिस्फाई नहीं था। उसने साइन तो कर दिया नेशनल असेंबली के सामने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनने के लिए, पर वो सेटिस्फाइड नहीं था और वो दूसरे जो राज्य थे उनके साथ में निगोशिएशंस कर रहा था कि किस तरीके से मैं अपने राज्य को दोबारा से अपनी पावर को पूरा दोबारा अपने हाथ में ले लूं। पर फ्रांस क्या था, एक रिपब्लिक बन गया था। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? रिपब्लिक एक वो सरकार होती है, अ गवर्नमेंट वेयर द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इवन द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल। कि कहा जहां पर सरकार और सरकार का जो हेड है, जो सबसे बड़ा लीडर है, वो भी जनता के द्वारा चुना जाता है, उसको रिपब्लिक कहा जाता है। तो फ्रांस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। अब फ्रांस रिपब्लिक बन गया था और रिपब्लिक बनने के बाद 21 जनवरी 1793 को जो लुईस 16 था उसको कोर्ट ने डेथ का उसको फरमान दे दिया कि भाई इसको मार दिया जाए, और उसको उसके पैलेस के सामने ही पब्लिकली जान से मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो क्यों? क्योंकि उसे कि देश का विद्रोही मानकर कि ये फ्रांस का विद्रोही है और इसलिए उसको मार दिया जाए। तो अब देखिए यहाँ पे लुईस 16 यहाँ खत्म हो जाता है। अब फ्रांस के अंदर मोनार्की तो पूरी तरह से अबॉलिश हो गई। क्यों? क्योंकि जो बॉर्बन डायनेस्टी का राजा था उसी को मार दिया गया वहां से, और अब वो रिपब्लिक बन गया। पर ऐसे में ही छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स वहां पर बन गए जो कि रिवॉल्यूशनरीज थे। ऐसा ही एक ग्रुप था जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब के अंदर अधिकतर मिडिल क्लास लोग थे, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग उसके मेंबर्स थे, जो कि सिर्फ फ्रांस ही नहीं बाकी की जो यूरोपियन कंट्री थी वहां पर भी क्या कर रहे थे कि रिपब्लिक बनने का, मोनार्की को हटाने के लिए आवाजें उठा रहे थे। और अब पूरी तरफ विद्रोह फैलने लगा था। यहाँ तक कि जो फ्रांस की वुमेन थी उनको जिन्हें की रिवॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जबकि उन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया रिवॉल्यूशन के अंदर, वो भी अब एक्टिव हो गई और उन्होंने अपने अलग अलग क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। ऐसा ही एक क्लब था जो जैकोबिन क्लब मैंने आपको बताया। जैकोबिन क्लब के जितने भी जो मेंबर होते थे वो कौन होते थे? अधिकतर प्रॉस्पेरस सेक्शन यानी अमीर लोग जो होते थे थर्ड सोसाइटी के, वो उसके मेंबर बनते थे। कौन थे उनमें? स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे। आर्टिसंस कौन होते हैं? जो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, है ना, जो ऐसे काम करते हैं, ये सारे लोग थे। शू मेकर, पेस्ट्री केक मेकर्स, है ना, वॉच मेकर, प्रिंटर, ये सभी, और डेली वेज वर्कर्स भी इवन उसके मेंबर्स थे। और लीडर उनका कौन था? मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। अब देखिए जैसे आपके जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज आएंगे 20 स्टार्टिंग के क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं, तो उसमें ये जरूर पूछ सकते हैं आपको कि बताइए जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? तो कौन था लीडर? मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। अब जो मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर था उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए कि ये तो मोनार्की के खिलाफ है और ये तो सोसाइटी को बहुत अच्छा करना चाहता है, और उसके हाथों में पूरी पावर हो गई। और जिस समय पर उसने फ्रांस के अंदर रूल किया है उस समय को द रीजन ऑफ टेरर वहां पर नाम दिया गया। रीजन ऑफ टेरर कौन सा पीरियड था? ये था 1793 का। 1 साल उसने रूल किया और उस समय को वहां का सबसे बुरा समय कहा गया है। क्यों? क्योंकि रॉब्सपायर क्या पॉलिसी फॉलो करता था? वो कहता था सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। पूरी तरह से कंट्रोल करो, जो कंट्रोल में ना आए उसको पनिश कर दो, जान से मार दो। और जो भी उसकी बातों से सहमत नहीं होता था, जो भी उससे एग्री नहीं होता था, वो उसको अरेस्ट करवाता। और गुलेटिन एक सजा उसने दी। एक डिवाइस था जो डॉक्टर गुलेटिन ने बनाया और उन्हीं के नाम पर उसका नाम गुलेटिन पड़ा। वो एक ऐसा होता था जैसे सर रख दिया, 2 लकड़ी के फट्टे होते थे, उसके बीच में एक ब्लेड लगा होता था लकड़ी का, इस तरीके से डी शेप में, डी के ऊपर सर रखते हैं इंसान का, ऊपर से एक ब्लेड मारते और उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता। तो इसको गुलेटिन कहा जाता था। और रीजन ऑफ टेरर में इसका बहुत ज्यादा यूज रॉब्सपायर ने किया अपने खिलाफ बोलने वालों के। जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे गुलेटिन की सजा दे दी जाती, उसका सर काट दिया जाता। रॉब्सपायर की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही ज्यादा लोगों के अंदर विद्रोह भर रही थी। उसकी पॉलिसीज की वजह से गुस्सा था लोगों के अंदर, और जो इवन जो उसके सपोर्टर थे अब वो भी धीरे धीरे उससे अलग होने लगे थे। और फाइनली हुआ क्या? he was convicted by the court in July 1794।
कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, उसको गुनहगार माना, उसको अरेस्ट किया गया और आखिर में उसे भी गिलेटिन की सजा दे दी गई, उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया गया। तो ये रीजन ऑफ टेरर होता है इसके अंदर, जो कि मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर का पीरियड था, जो कि जैकोबियन क्लब का लीडर था। अब एक नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। एक डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस मतलब जो जैकोबियन गवर्नमेंट थी उसने जो वेल्दियर मिडिल क्लास लोग थे, जो अमीर मिडिल क्लास के लोग थे, उन कुछ लोगों को पावर दे रखी थी देश को चलाने की। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया और जितने भी नॉन प्रॉपर्टी लोग थे, जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन था सोसाइटी का, उन लोगों को क्या किया गया, जो रॉब्सपायर था उसने तो सबको वोटिंग राइट दे दिया था, पर जब उसका पीरियड खत्म हुआ तो सिर्फ अमीर लोगों को वोटिंग राइट रह गया और जितने नॉन प्रॉपर्टी मैन और वुमेन को माइनर माना गया कि जिसके नाम पर घर नहीं है, जिसके नाम पर जमीन नहीं है, और जो फ्रांस की औरतें हैं उन्हें वोटिंग का कोई भी अधिकार नहीं होगा, सिर्फ अमीर लोग ही वोट डालेंगे। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और ये वहां पर 2 बार करीब यूज हुआ काउंसिल बनाने के लिए। The potential instability of the directory paved the way for the rise of military dictator। और अब ये जो वहां पर सरकार बनी थी ये बिल्कुल इनकैपेबल थी, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाई जो अमीर लोगों की थी, क्योंकि जो गरीब लोग थे वो उसका लगातार विद्रोह कर रहे थे। सिर्फ 2 बार उसने चुनाव लड़ा और सरकार चलाई, पर वो अच्छी सरकार नहीं थी, लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं था, अनसेटिस्फाइड थी वो अपनी गवर्नमेंट से, और ऐसे में ही जन्म होता है मिलिट्री डिक्टेटर का। वहां पर अब एक मिलिट्री डिक्टेटर आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट उस समय पर उसने लोगों को ये दिखाया, फ्रांस के लोगों को, कि अब ये आया है जो हमारी सोसाइटी में चेंज लाएगा और हमारे लिए बहुत अच्छे काम करेगा और इसके राज्य में हम खुश रहेंगे। वो ऐसे चेंजेस लेकर आया सोसाइटी के अंदर। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अब नेपोलियन ने आकर वहां पर क्या क्या फ्रांस सोसाइटी के अंदर चेंजेस किए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।